हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2024 के 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस को। और यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। और इसके पहले मैंने इसी शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को इंग्लिश में दूसरे वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स उस वीडियो को देख सकते हैं और जो स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ वो एग्ज़ाम का क्वेश्चंस जो भी होता है उसका एनालिसिस करके ही प्रोवाइड करती हूँ। तो सारे कंटेंट्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अब हम लोग जितने भी आधुनिक इतिहास में ये समाज को स्थापित किया गया था उसके ईयर्स और उसे किसने स्थापित किया था उसे देखेंगे। सबसे पहला है ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज में राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मो सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज का नाम दिया गया। यानी कि इसका नाम पहले क्या था? ब्रह्मो सभा था और बाद में इसका नाम हो गया ब्रह्मो समाज। नेक्स्ट है बेदा समाज। केशव चंद्र सेन और सिद्धारू नायडू ने 1864 में मद्रास में बेद समाज की स्थापना की। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन के प्रभाव में आकर 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज का गठन हुआ। इसके मुख्य वास्तुकार महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज को किसने बनाया? ज्योतिराव फुले ने 1873 में। नेक्स्ट है आर्य समाज। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में मानिक चंद्र वाटिका में की थी और 1877 में इसे लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया था। लास्ट है देवा समाज। इसकी स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री ने 1887 में की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। अब हम लोग 1954 और जो कि स्टार्टिंग ईयर है जब भारत रत्न को शुरू किया गया था, उसके जितने भी भारत रत्न के विनर हैं, जिसने जीता था उसे देखेंगे। और 2001 में जिस ईयर में लता मंगेशकर को मिला था उसका देखेंगे कि किन किन लोगों को मिला है भारत रत्न। और लेटेस्ट में 2024 में किन किन लोगों को भारत रत्न मिला है उसे देखेंगे। और मैं भारत रत्न के जितने भी विनर है 1954 से लेकर 2024 तक उसे मैं ट्रिक के साथ आगे वीडियो में लाऊंगी, जिससे आप लोगों को याद करना आसान हो जाएगा और वो लंबे समय तक आप लोगों को याद रहेगा। तो 1954 में किन किन लोगों को मिला है? सी राजागोपालाचारी। ये क्या थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये क्या थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और सीवी रमन को मिला है जो कि क्या थे? भौतिक वैज्ञानिक थे। और इन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में कार्य किया था। आगे है 2001 में किन किन लोगों को मिला है? लता मंगेशकर को जो कि एक भारतीय पार्श्व गायिका थी। और बिस्मिल्लाह खान को जो क्या थे? भारतीय संगीतकार थे जो क्या करते थे? शहनाई बजाते थे। आगे है 2024 का देख लेते हैं लेटेस्ट वाले। 2024 में मिला है कर्पूरी ठाकुर को जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जो कि भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चरण सिंह
जो कि भारतीय राजनीतिज्ञ थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और किन्हें मिला है? पीवी नरसिम्हा राव, जो कि भारतीय वकील, राजनेता और राजनीतिज्ञ में इन्होंने काम किया था। और हैं एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि भारतीय कृषि वैज्ञानिक हैं। तो इन लोगों को 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। तो रिट क्या होता है? रिट का अर्थ होता है न्यायालय के नाम से लिखित रूप में आदेश। भारत में किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट जारी की जाती है। यानी कि रिट जारी अगर सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा तो कौन सा आर्टिकल यूज होगा? 32। और उच्च न्यायालय में किया जाएगा तो कौन सा आर्टिकल होगा? 226 यूज होगा। अब इंडिया में कितने तरह के रिट हैं? तो इंडिया में 5 तरह के रिट हैं। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और निषेध, सर्ट्यूरी और कोवरेंटो। ये 5 रिट हैं इंडिया में, जिसके तहत अगर मौलिक अधिकार को लागू नहीं किया जा रहा है तो उसे लागू करने के लिए इस रिट को यूज किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द का अर्थ है, इसका होता है का शरीर का होना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण बंदी होने से रिलेटेड है, उससे संबंधित है ये। यानी किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति है उसे अगर बंदी बना लिया जाता है और वो अगर निर्दोष है तो उसका ये अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपने तरफ से ला सकता है, ये प्रूफ करने के लिए कि वो निर्दोष है, उन्होंने किसी गलत काम को नहीं किया है। तो इसके लिए होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे है परमादेश। परमादेश में क्या है? इस रिट का अर्थ है, परमादेश में क्या है? इस रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं। इस वर्ड को याद रखना, इस सेंटेंस को याद रखना है। इसमें आदेश देने से रिलेटेड है, आदेश देने से संबंधित है ये। इस रिट का उपयोग अदालत द्वारा उस सार्वजनिक अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा है या अपना कर्तव्य करने से इनकार कर दिया है। अपने काम को फिर से शुरू करने के लिए इस रिट का उपयोग किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति है और ये अपना काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, ये अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में इस रिट को परमादेश को लाया जा सकता है और उसे आदेश दिया जा सकता है कि वो अपने काम को सही से करे, कि जो भी वो काम को कर रहा है, सार्वजनिक अधिकारी है, वो जो भी काम को कर रहा है उसे सही ढंग से करे। इसके लिए आदेश दिया जा सकता है परमादेश रिट के तहत। आगे है निषेध। निषेध में क्या रखना है? निषेध का अर्थ होता है मना करना। तो ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड है, इससे संबंधित है। यह रिट निचली अदालतों या ट्राइब्यूनल को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक या उस अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोकता है जो कानूनी रूप से उनमें निहित नहीं है। तो इसमें ये है कि एक होता है निचली अदालत, एक होता है ऊपरी अदालत। तो ये है, सपोज ये है ऊपरी अदालत और ये है निचली अदालत। तो अगर निचली अदालत में जो भी न्याय किया जा रहा है उसमें कुछ गलत पाया जाता है तो जो ऊपरी अदालत है वो उस न्याय जो किया जा रहा था उसे बीच में ही रोक देता है और उसे आगे फिर अपने अंडर में ले लेता है और उस पे खुद ही
न्याय करने का काम शुरू करता है। तो इस तरह से इसमें ये है कि निचली अदालत को अगर उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है न्याय करने में, तो उसे बीच में रोक देना ही निषेध में है। यानी कि निषेध का मतलब मना करना, तो यही होता है कि इसे निचली अदालत को ऊपरी अदालत के द्वारा मना किया जाता है आगे के प्रोसेस को करने से। तो ये होता है निषेध में। अब सर्टुअरी में क्या है, तो सर्टुअरी में भी निचली अदालत और ऊपरी अदालत के बारे में ही है। सर्टुअरी का अर्थ होता है प्रमाणित करना या सूचित किया जाना। तो इसमें क्या होता है कि निचली अदालत के द्वारा अगर कोई भी न्याय को किया जाता है, तो अगर उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, जब न्याय करने के बाद निषेध में था कि बीच में ही, जैसे ये प्रोसेस है कंप्लीट, तो ये बीच में ही रोक देता है, वो होता है निषेध में। और सर्टुअरी में क्या होता है कि जब कंप्लीट न्याय कर दिया गया, तो लास्ट में क्या किया था, रिव्यू किया जाता है ऊपरी अदालत के द्वारा, देखा जाता है कि वो सही न्याय किया गया या नहीं किया गया। तो ये होता है कि जो सर्टुअरी है उसमें होता है लास्ट में अगर सही नहीं किया गया तो उसे फिर रिव्यू किया जाता है और ऊपरी अदालत के द्वारा उसे फिर से उस न्याय को लाया जाता है, न्याय किया जाता है। तो ये होता है सर्टुअरी। आगे है को वरंटो। तो को वरंटो में क्या है, को वरंटो के रीट का अर्थ होता है किस अधिकार या वारंट द्वारा। यानी कि ये जॉब से रिलेटेड है। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो उसे ये प्रूफ देना पड़ेगा कि वो किस अधिकार या वारंट से वो काम को, उस जॉब को कर रहा है। तो ये होता है को वरंटो में। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को सारे रीड्स समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब हम लोग जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उसके जितने भी फेस्टिवल्स हैं उसे देखेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से जो भी फेस्टिवल्स हैं उसे याद करना भी मुश्किल है और वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं सिक्किम में। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। गुड फ्राइडे, सागा दावा, सोनम लोचार, लोसर, होली, रामनवमी, ये सिक्किम का हो गया। आगे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में होता है कौन कौन सा, सियांग नदी महोत्सव, पैंगसो पास शीतकालीन महोत्सव, जीरो महोत्सव, सोलुंग, नेयोकुंभ, लोसर महोत्सव, जो कि लोसर महोत्सव मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ड्री फेस्टिवल, बोरीबूट, लोकू, संकेन और मोरीलोंग, ये होते हैं अरुणाचल प्रदेश में। आगे है मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। गंग नगई, लुई नगैनी, याओसांग जिसे डोल यात्रा भी बोला जाता है, चिरोवा जो कि मणिपुरी नववर्ष है, कांग जो कि मणिपुरी एक रथ यात्रा होता है, हेईकरू, हितोंगवा, लाई हरोवा, कूट जो कि किसके द्वारा मनाया जाता है, कुकी चिन मिजो का त्यौहार होता है ये, चुम्फा जो कि तांग खुल नगारों का त्यौहार होता है, कांग रथ यात्रा, चेरी ब्लॉसम, संगई, निंगल, चक्कोवा। तो ये होता है मणिपुर का त्यौहार। आगे चलते हैं नागालैंड पे। नागालैंड में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। हॉर्नबिल, मोत्सु, आयोलंग, हेगा, बुसु, सेक्रेनई, मेमकुट, साईखेनी, सुमी नागा, तुलनी, यायोलंग, लुरा फानी त्यौहार, नख्योलेम, मेमकुट, सेक्रेनई, यासोंग, ये सारे नागालैंड में मनाए जाते हैं। आगे है मिजोरम। मिजोरम में कौन कौन सा होता है। बीजो, चापचारकुट, मेमकुट और पावलकुट। तो कुट वाले जितने भी फेस्टिवल है वो कहाँ के हैं, ज़्यादातर मिजोरम में हैं। आगे चलते मेघालय पे। मेघालय में कौन कौन सा फेस्टिवल है मनाया जाता है। सादसुक मिनसिम, नोंगक्रेम महोत्सव, बेहदियानखलम महोत्सव, बेहदियानकलाम, सादसुकरा, बांग्ला फेस्टिवल, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, ये सारे मेघालय में मनाए जाते हैं।
आगे है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? खरसी पूजा, पिलक महोत्सव, अशोकाष्टमी महोत्सव और गरिया पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में विदेशी निवेश को अधिकांशतः किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असंगत नियामक वातावरण। तो इस चुनौती का सामना करना पड़ता है। और हम लोग आगे देख लेते हैं कि और कौन कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है विदेशी निवेश के द्वारा। तो इसमें कौन कौन सा इसमें है राजनीतिक अस्थिरता, अवसंरचना, वाणिज्यिक कानून और सरकारी नियम, टैक्स और टैरिफ और श्रम कानून। ये सभी का सामना करना पड़ता है विदेशी निवेशक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब हम लोग जितने भी जो सबसे बड़े उत्पादक हैं राज्य जिस भी क्षेत्र में उसे देखेंगे। तो इसमें अनाज में आ जाएगा सबसे पहले गेहूं में सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। चावल में है पश्चिम बंगाल, चना का है मध्य प्रदेश, जौ का है महाराष्ट्र, बाजरा का है महाराष्ट्र। नकदी फसलें में गन्ना है, तो गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। तिलहन में आ जाएगा नारियल, जिसमें सबसे बड़ा उत्पादक है केरला। मूंगफली में है आंध्र प्रदेश, सरसों का है राजस्थान। अब है रेशेदार फसलें, इसमें है कपास, जिसका है सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र, पटसन पश्चिम बंगाल। रेशम का है कर्नाटका। अब बगानी फसलों का देख लेते हैं। इसमें है कॉफ़ी, जिसका सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटका। रबर का है केरला, चाय का है असम, तंबाकू का है गुजरात और काजू का है केरला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हल्दी का है सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 8। सुदर्शन झील के वर्णन का उल्लेख गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में किया गया है, जिसकी रचना शाक शासक की उपलब्धियों डैश के लिए की गई थी। तो इसमें किसके उपलब्धियों के लिए की गई थी? इसमें रुद्रदमन प्रथम के लिए इनकी उपलब्धियों का इसमें वर्णन किया गया है। अब हम लोग आगे और भी जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो शिलालेख है भारत के उसे देखेंगे और उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया, किस शासक के बारे में लिखा गया उसे देखेंगे। सबसे पहले हाथी गुफा, ये कहाँ है? उड़ीसा में है और इसमें कलिंग शासक खरबेला के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है जूनागढ़, जो कि कहाँ है? जिसे गिरनार भी बोलते हैं और ये गुजरात में है। इसमें रुद्रदमन प्रथम के बारे में बताया गया है और इसमें बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर पुष्यगुप्ता हुआ करता था, उसने गिरनार के पास सुदर्शन झील को बनवाया था। आगे है नासिक शिलालेख, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसमें बताया गया है गौतमी वालासारी, जो कि सातवाहन साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। इसके बारे में बताया गया नासिक शिलालेख में। आगे है इलाहाबाद पिलर, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है और इसमें समुद्रगुप्त द्वारा जारी किया गया था और हरिसेना द्वारा रचित था ये। आगे है भितारी पिलर, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसमें स्कंदगुप्त के बारे में बताया गया है। आगे है ऐहोल शिलालेख, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है। इसमें पुलिकेशिन II के बारे में बताया गया है और इसे लिखा किसने है? रविकीर्ति द्वारा ये लिखित है और इसमें बताया गया है कि पुलिकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को किस तरह से हराया गया, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन प्रतिक्रिया रिडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें कौन सा रिडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है? तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, ये एक रिडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन डिटेल में कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से रिडॉक्स प्रतिक्रिया रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जाते हैं। इससे बहुत सारे
तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसे मैं टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन दिया गया है, जो भी प्रतिक्रिया, जो भी अपघटन दिया गया है, उसे मैंने रासायनिक क्रिया किस तरह से हुआ उसे मैंने इस तरह से लिखा है, वो सारे केमिकल रिएक्शन को इस तरह से लिखा है। तो सबसे पहला क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन इस तरह से इसे लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में। इसमें है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ा जाएगा तो किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद क्या है, डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन। तो डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि वाटर, तो जब इसका अपघटन होगा तो इसमें किस में टूटेगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। आप लोग जब भी रिडॉक्स रिएक्शन को पता करेंगे ये रिडॉक्स प्रतिक्रिया है या नहीं, तो आप लोगों को इस तरह से रिएक्शन को लिखना होगा, तभी आप लोग पता कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को अगर याद होगा कि ये केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में नहीं आता, तभी आप लोग आंसर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। उसके बाद है सोडियम हाइड्राइड का अपघटन। तो सोडियम हाइड्राइड का जब अपघटन होगा तो किस में टूटेगा, तो सोडियम हाइड्राइड का जब अपघटन होगा तो इसे पानी के साथ मिक्स करना होगा। तो इसमें यहाँ पे पानी मिक्स हुआ है, और ये किस में टूटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन में। और लास्ट है किसका अपघटन, पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। तो पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन में किस तरह से लिखेंगे, ये पोटेशियम क्लोरेट है, ये टूटा किसमें, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो अब हम लोग देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, उसके लिए क्या क्या हमें पता होना चाहिए। तो इसमें होता है ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो उसके लिए कौन कौन सा कंडीशन होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, या फिर हाइड्रोजन इसमें से बाहर हो रहा है तब भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन है, या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, मतलब यानी इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर हो रहा है। किसी भी जो भी एलिमेंट होता है तो उसमें से अगर जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, ये सब है, तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहा है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर हो रहा है तो उसे भी ऑक्सीडेशन में ही हम लोग गिनती उसका करते हैं। अब है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या क्या होता है, रिडक्शन यानी अपचयन। तो अपचयन में क्या क्या होता है, अगर कोई शब्द या फिर वर्ड कुछ अगर मैं मिस्टेक कर देती हूँ हिंदी में, तो उसे आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि साइंस का कुछ टर्म्स हमें भी नहीं पता है एग्जैक्ट उसका हिंदी, तो उसे आप खुद ही करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे मैं ट्राई करूँगी सारे वर्ड को सही ही एक्सप्लेन करने का। तो रिडक्शन में अपचयन जिसे बोला जाता है, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर ऑक्सीजन बाहर हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसमें ऑक्सीजन बाहर होगा। ऑक्सीडेशन के उल्टा हो जाएगा अपचयन में, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा इसमें, यानी कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा, ऐड होगा, तो इसे रिडक्शन बोलेंगे। या फिर इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, इसमें ऐड होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे अगर ज़्यादा हो जाते हैं उसमें, तो हम लोग इसे बोलेंगे कि इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये सारे कंडीशंस थे हम पता करने के लिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है। अब जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जो रिडॉक्स प्रतिक्रिया होता है, उसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और
रिडक्शन भी होना चाहिए। मतलब ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों प्रोसेस अगर साथ में होंगे तभी हम लोग बोलेंगे कि ये रिडॉक्स प्रतिक्रिया है। तो किसी भी रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे जाएंगे कि कौन सा ऑक्सीजन, किसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर रिमूव हो रहा है। सबसे पहले इसी कंडीशन को चेक करेंगे, उसके बाद ही हम लोग इलेक्ट्रॉन वाले कंडीशन को देखेंगे। तो इसमें पहला रिएक्शन, इसमें जितने भी रिएक्शन हैं उसमें देख लेते हैं कि किसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ भी कंडीशन ऐसा नहीं बन रहा ऐड होने का या फिर रिमूव होने का, बाहर निकालने का या फिर ऐड होने का। तो इसको रहने देते हैं। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। वाटर के अपघटन में इसमें भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है फिर रिमूव हो रहा है, तो इसको भी रहने देते हैं। ये रिएक्शन है, इसमें देखिए आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा कि जो NaH है, सोडियम हाइड्राइड है, उसमें यहाँ से यहाँ जब गया रिएक्शन होने के बाद, अपघटन होने के बाद क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, दिख रहा होगा। ये NaH था, यहाँ पे NaOH हो गया। और ये यहाँ से यहाँ जब वाटर का ये हुआ, अपघटन हुआ, तो ये क्या हो गया, H2O से H2 बन गया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो इसमें आप लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हेल्प से इसमें फाइंड कर पा रहे हैं कि ये रिडॉक्स होगा या नहीं। तो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का जब एडिशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन जब बाहर निकलता है इसे बोलते हैं अपचयन, यानी रिडक्शन। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इसमें क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहा है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक रिडॉक्स प्रतिक्रिया होगा, ये एक रिडॉक्स प्रतिक्रिया होगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ये बोल सकते हैं। तो इस तरह से इस रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने फाइंड किया। अब हम लोग आगे वाले रिएक्शन पे चलेंगे, उसमें देखेंगे कि वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस रिएक्शन में क्या है, इसमें भी देख रहे होंगे कि ऐसा हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन का ऐसा एडिशन या फिर रिमूवल नहीं हो रहा है, तो इसे भी हम लोग अभी रहने देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन का ऐड होना या फिर इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, उसके हेल्प से हम लोग, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक बात बता दूं मैं कि इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन होता है या फिर रिमूवल होता है, उसके वजह से जो भी एलिमेंट पे चार्ज आता है उसे क्या बोलते हैं, जो चार्ज होता है एलिमेंट का, चार्ज ऑफ एलिमेंट, उसे क्या बोलते हैं, उसे ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। कुछ इंग्लिश में ही कुछ मैनेज करिएगा, वैसे मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगी हिंदी में, लेकिन कुछ इंग्लिश में भी आप मैनेज कर लीजिएगा। तो इसे ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से अब हम लोग फाइंड करेंगे कि वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो मैं एक रिएक्शन में बताऊंगी सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद मैं डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखूंगी। तो आप जिस तरह से मैं एक एलिमेंट का फाइंड करूंगी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी तरह से आप लोग सारे एलिमेंट का फाइंड कर सकते हैं।
तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन हो रहा है, उसमें आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि इसमें जो दोनों ही प्रोडक्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में ही ऑक्सीजन ऐड है। तो इसमें इसलिए डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर रिडॉक्स रिएक्शन होता तो किसी एक में ऑक्सीजन रिमूव होता या फिर ऐड होता, इस तरह से होता। तो इसीलिए इसे हम लोग डायरेक्टली ही लिख सकते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं है। आगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन है जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। लेकिन और भी सारे रिएक्शन को देखेंगे तो इसमें क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, उसका अपघटन हो रहा है। तो इसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का सबसे पहले तो आप लोगों को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ताकि उसके हेल्प से आप लोग किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसे किस तरह से लिखेंगे, तो हाइड्रोजन का 1 है, तो हर एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, उसे किस तरह से फाइंड करते हैं। एक फार्मूला होता है 2n², उसके हेल्प से फाइंड करते हैं। और n के प्लेस पे हम लोग जितने भी नंबर पे जो कक्ष होता है, ऑर्बिट होता है, सपोज 1 है तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 2 है तो 2 पुट करेंगे, इस तरह से पुट कर करके हम लोग फाइंड करते हैं, निकालते हैं कि किसी भी कौन से कक्ष में कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने उसमें रह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट है, पहला कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरे में होते हैं 8, तीसरे में होते हैं 18 और इस तरह से 32। तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग इस तरह से निकालते चले जाएंगे आगे कि कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम लोग डाल सकते हैं। तो ये हो गया। तो हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसका एक पहला ही कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और पहला में मैक्सिमम 2 डालने का कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है। तो यहाँ पे 1 ही है तो 1 हो जाएगा। तो इसका सबसे बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का हो गया बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन का निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं क्योंकि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। उसके बाद 2 यूज हो गया तो कितना बचा, 8 है तो 2 यूज हो गया, 6 बचा, तो इसका 6 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीजन का बाहरी कक्ष में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसके बाद क्या पता होना चाहिए कि अगर किसी भी एलिमेंट का बाहरी कक्ष में 4 से क्या है, कम है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करता है, 4 से कम होने पे वो क्या कर देता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं बाहरी कक्ष में वो लूज कर देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है। और अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होते हैं तो वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी कि उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, वो जितने इलेक्ट्रॉन का कमी होता है वो उतने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो 4 से ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में तो वो क्या करता है, गेन करता है। तो ये कंडीशन हो गया। और 4 के इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन तो वो क्या करता है, वो शेयर करता है, यानी कि दोनों एलिमेंट, जो भी एलिमेंट रिएक्शन करेंगे वो दोनों मिलकर उस इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं। तो ये कंडीशन हो गया। अब हम लोग देखें कि हाइड्रोजन का कितना है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में। तो ये क्या करेगा, ये 4 से कम है तो ये क्या करेगा, लूज कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी कि
लूज करने पे कैसा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसीलिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा ये इसका हो जाएगा +1। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीजन का कितना है, 6 है, बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 से ज़्यादा है, और 4 से ज़्यादा होने पे क्या करता है, गेन करता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कितने का कमी है, 2 का कमी है, तो इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करने पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग किसी भी एलिमेंट का उसके एटॉमिक नंबर से के हेल्प से आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ। तो हम लोग को याद रखना है कि ऑक्सीजन का कितना है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और हाइड्रोजन का कितना है, +1। तो इस तरह से आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए आप लोगों को पता चल गया होगा किस तरह से फाइंड करते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +1, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2। और इस साइड जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो ओवरऑल चार्ज होता है वो 0 होता है। तो ये इसका 0 हो जाएगा, ये भी मॉलिक्यूल है तो इसका भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का कितना है, +1 है, और इसमें एक एटम का कितना होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा, +2। और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो इसका हो जाएगा -2, और इसका 0, और इसका 0। तो अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसे मैं एक सेकेंड, यहाँ पे मैं फाइनल लिखती हूँ कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल कितना हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा +2 हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का हो जाएगा -2, और इसका हो जाएगा 0, और इसका हो जाएगा 0। तो +2 से हाइड्रोजन का कितना हो गया, +2 से हो गया इसका चार्ज 0। तो यानी कि ये क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये गेन करेगा, तो प्लस हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। यहाँ पे हो गया अपचयन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में -2 से 0 हो रहा है। ऑक्सीजन का -2 से 0 हुआ, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा यानी माइनस होगा इलेक्ट्रॉन, तो ये कहलाएगा क्या, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ये इसमें देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी कि ये हो गया कैसा, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। और यहाँ पे मैंने +2 -2 यहाँ से भी देख सकते हैं कि इस पर जो ये होता है, जो भी कंपाउंड होता है उस पर ओवरऑल चार्ज 0 होता है, और किसी मॉलिक्यूल पे भी ओवरऑल चार्ज 0 होता है। और इस तरह से ओवरऑल चार्ज 0 करने के लिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का +2 है और ऑक्सीजन का -2 है, तो इसका ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से ये बैलेंस्ड है, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अगर ओवरऑल चार्ज 0 नहीं होता अगर, तो आप लोग क्या करते, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का चेंज भी होता है, ये भी बात को याद रखना है। तो इस तरह से ये रिएक्शन भी क्या हो गया, एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो इस तरह से फर्स्ट वाले जो हैं वो ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, सेकेंड वाले रिडॉक्स रिएक्शन होंगे जो वाटर का अपघटन हो रहा है, थर्ड वाले जो सोडियम हाइड्राइड का जो अपघटन हुआ
वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अब हम लोग चलते हैं लास्ट पे। तो इसमें भी आप इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से। तो एग्ज़ाम के टाइम में आप लोगों को इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने माइंड में ही ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करके यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डायरेक्टली लिखूँगी ऑक्सीडेशन स्टेट को। आप लोग इसे पहले खुद ही सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, फाइंड करने का ट्राई करिएगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसमें क्या है, पोटेशियम का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन का कितना हो जाएगा -1, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2। इस साइड कितना हो जाएगा, पोटेशियम का +1, क्लोरीन का हो जाएगा -1, और इस तरह से ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटेशियम का एक एटम है तो +1, और ऑक्सीजन का कितना एटम है, 3 एटम है, तो ये हो जाएगा -6। तो ओवरऑल चार्ज 0 करने के लिए, ये ओवरऑल चार्ज 0 होता है किसी भी कंपाउंड पे, मैंने बताया था। तो ओवरऑल चार्ज 0 करने के लिए जो बीच का जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल चार्ज को 0 करने के लिए चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे चेंज हो गया, +5 हो गया इसका, और यहाँ पे चेंज करने का नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओवरऑल चार्ज 0 हो रहा है, क्योंकि ये +1 है, ये -1 है, तो यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देख सकते हैं, सारे का देखेंगे कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये पोटेशियम का देखेंगे तो पोटेशियम का +1 है, और ये भी इधर भी इस साइड भी पोटेशियम का +1 है, तो इसका तो कुछ भी नहीं हुआ, गेन या फिर लूज, तो इसको इग्नोर करेंगे। क्लोरीन का कितना है, +5 है, और इस साइड क्लोरीन का कितना है, -1 है, यानी कि ये क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस हुआ होगा, तभी इसमें -1 आया, और इलेक्ट्रॉन प्लस होता है तो क्या होता है, ये रिडक्शन होता है, यानी अपचयन होता है। तो यहाँ रिडक्शन हो गया। अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं, ऑक्सीजन का कितना है, -6 है, और इस साइड कितना है, 0 है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब लूज कोई भी एलिमेंट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ होगा इसमें, और इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, यानी कि ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए ये भी रिएक्शन कैसा है, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन में आएगा। तो इस तरह से आप लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को फाइंड करके पता कर सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। और लेटेस्ट एग्जाम में इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का भी प्रोसेस पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को परमाणु संख्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तभी आप लोग उसे यूज करके जो बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो पता कर सकते हैं, और उसके हेल्प से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट का कितना इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। अब हम लोग जितने भी अधिनियम और भी अधिनियम लाए गए थे, एक्ट लाए गए थे, उसे देखेंगे कौन से ईयर में आया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया है। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो ये किस वंश का शासक था? पल्लव वंश का।
अब हम लोग पल्लव वंश के शासकों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें सिंह बर्मन प्रथम, ये राजवंश का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद आए महेंद्र बर्मन वन, उसके बाद आए नरसिंह बर्मन प्रथम, ये एक योद्धा राजा जिसने साम्राज्य का विस्तार किया और महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर को बनवाया। तो नरसिंह बर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर को बनवाया है। इसके बाद है राजसिम्हा पल्लव, इन्होंने कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया, जिसे पल्लव वंश की उत्कृष्ट स्थापत्य शैली कृति माना जाता है। उसके बाद आए नंदी बर्मन द्वितीय और सबसे लास्ट आए अपराजिता बर्मन, जो कि अंतिम पल्लव शासक थे और वह चोला राज्य आदित्य प्रथम से हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जुलाई 2023 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा MK स्टैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था, को स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर है कोलकाता में। भारत का सबसे पहला गोल्फ क्लब कोलकाता में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रपति कार्यालय के लिए एक शर्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। ये गलत है। तो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होने के लिए एक उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। इसमें कौन कौन से हैं? भारत का नागरिक होने चाहिए, कम से कम 35 ईयर्स के होने चाहिए, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने चाहिए, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं हो सकते हैं। यदि किसी भी सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष चुना जाता है तो उन्हें अपनी सीट को खाली करनी होगी। आगे है राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता और राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय के दौरान उनके भत्ते को कम नहीं किया जाएगा। और लास्ट है राष्ट्रपति किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक आवासों का उपयोग करने के हकदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौन से पठार बहुत उपजाऊ हैं क्योंकि वह काली मिट्टी से समृद्ध हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन लावा पठार। दक्कन का पठार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों सहित अधिकांश दक्षिणी भारत को कवर करता है। यह उत्तरी तमिलनाडु में भी फैला हुआ है। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और इसकी समतल भूमि विस्तार की विशेषता है। पठार लावा की परतों से बना है जो चट्टान में जम जाता है और इन चट्टानों के अपक्षयित अवशेष काली मिट्टी बनाते हैं, जो कपास उगाने के लिए आदर्श हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार है, ये सभी राज्यों में फैला हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। मोहन बीना वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता? ग्रैमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जुलाई 2023 तक केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन हैं? तो इसके कौन है मंत्री? कौन थे? जितेंद्र सिंह इसके मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। डैश एक उद्योग संघ और स्वयं नियामक संगठन एसआरओ है जिसका प्राथमिक उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के मजबूत विकास की दिशा में काम करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। MFIN का मिशन जिम्मेदार उधार ग्राहक संरक्षण, सुशासन और एक सहायक नियामक वातावरण को बढ़ावा देना है। MFIN 2009 में स्थापित किया गया था और 2014 में NBFC MFIS के लिए भारत का पहला स्वयं नियामक संगठन SRO बन गया। MFIN का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। MFIN के प्रमुख लोगों में मनोज कुमार नाम्बियार चेयरपर्सन हैं, देवेश सचदेव वाइस चेयरपर्सन हैं और आलोक मिश्रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक घनत्व। इसे बोला जाता है जब जनसंख्या घनत्व को किसके रिलेशन में फाइंड किया जाता, निकाला जाता है। इसे निकाला जाता है शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र के से डिवाइड करके। तो शारीरिक घनत्व जनसंख्या का एक माप है जो इंगित करता है कि कृषि योग्य भूमि की प्रति इकाई कितने लोग रहते हैं। इसकी गणना किसी क्षेत्र की कुल आबादी को कृषि योग्य भूमि से की मात्रा से विभाजित करके निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीजियम हाइड्रोक्साइड का सबसे ज़्यादा क्षारकता होता है, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्लता और क्षारकता क्या होता है? तो अम्लता उस सब्सटेंस का ज़्यादा होगा जिसमें जितना ज़्यादा H+ वो निकालेगा, यानी कि हाइड्रोजन आयनों की संख्या जितना ज़्यादा कोई भी सॉल्यूशन कोई भी घोल उसमें से जितना ज़्यादा वो होगा H+ आयन उतना ही वो अम्लता होगा। तो उसमें किसी भी पदार्थ में जितना अधिक H+ आयन होता है वह उतना ही अधिक अम्लीय होता है। और क्षारकता में क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या एक पदार्थ घोल में जितना होगा उसे उसके हेल्प से निकालते हैं कि कितना क्षारकता है उसमें। तो ये होता है किसी पदार्थ में जितना अधिक OH- आयन होता है वह उतना ही अधिक क्षारक होता है। तो अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा हाइड्रोक्साइड है जो ज़्यादा वो क्षारक है? तो ये मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को लगाया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेंड है। इसमें ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा तो जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतना ही जल्दी वो OH- को निकालेगा। इसीलिए जो सबसे नीचे का एलिमेंट होगा वो उसका साइज बड़ा होगा और वो ज़्यादा उसके साथ OH- ऐड होगा, वो जो कंपाउंड बनेगा वो ज़्यादा क्षारक होगा। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे नीचे में क्या है? फ्रांसियम, सीजियम है CS। तो CSOH का सबसे ज़्यादा वो हो जाएगा बेसिसिटी। उसके बाद किसका और दिया है इसमें किसका किसका दिया है? सीजियम का, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। तो इसमें हो जाएगा सबसे नीचे सीजियम है, उसके बाद पोटेशियम का दिया है, लिथियम का दिया है और सोडियम का दिया है। तो सबसे ज़्यादा सीजियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, इसका क्षारकता सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये सबसे नीचे है और नीचे में सबसे ज़्यादा ऊपर से नीचे की तरफ आने पे साइज बड़ा होता जाता है, और साइज बड़ा होने पे उतना जल्दी वो OH- को निकालेगा। सीजियम सबसे ज़्यादा क्षारक हो गया इसके साथ। उसके बाद हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और उससे कम किसका होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और उससे कम होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस तरह से साइज के हेल्प से आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगा। इसे मैं अच्छे से यहाँ पे सही से लिख देती हूँ। सबसे ज़्यादा हो जाएगा सीजियम हाइड्रोक्साइड, उससे कम होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और उससे कम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उससे कम होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड का। तो पीरियोडिक टेबल के जितने भी ट्रेंड हैं उसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके हेल्प से ही आप लोग फाइंड कर पाएँ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा क्षारकता क्षारकता किसमें सबसे ज़्यादा होगा, ये आप पता लगा सकते हैं। ये अगर आपको ट्रेंड याद रहेगा तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोनोसियस को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो मोनोसियस किसे बोलेंगे? जिसमें एंड्रोसियम और गायनेसियम दोनों वाले फूल होते हैं
उसे मोनोसियस बोलते हैं। तो मोनोसियस पौधे किसे बोलते हैं? जिन पौधों में एक ही पौधे पर मादा और नर दोनों यौन अंग होते हैं उन्हें मोनोसियस पौधे कहा जाता है। और ये नर और मादा भाग पौधे पर विभिन्न स्थानों पर स्थित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुकुरबिट्टा, चारा और नारियल। और डायोसियस में क्या होता है? इसमें ऐसे पौधे होते हैं जिनमें विभिन्न पौधों पर अलग अलग नर और मादा प्रजनन भाग होते हैं। इसका मतलब है कि नर और मादा युग्मक विभिन्न पौधों पर उत्पन्न होते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा कि मोनोसियस होता है जिसमें अगर ये प्लांट है तो इसी एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों होगा। और डायोसियस में क्या होगा कि अगर ये प्लांट है तो दो अलग अलग प्लांट पे मेल और फीमेल पार्ट होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI भारत में क्रिकेट के खेल का प्रमुख राष्ट्रीय निकाय है। इसका स्थापना कब किया गया? 1 दिसंबर 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है क्रिकेट सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी है हेमंग अमीन। उपराष्ट्रपति हैं राजीव शुक्ला। सेक्रेटरी हैं जय शाह। और पुरुषों के कोच हैं गौतम गंभीर। और महिला कोच के कौन है? अमूल मजुमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। संगठन के ग्रेड और इसके उदाहरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो उत्तक अंग ग्रेड संगठन है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे यूप्लेटेला दिया है, लेकिन ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, इसलिए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। संगठन का ग्रेड वह स्तर होता है जिस पर किसी भी जीव में कोशिकाओं का व्यवस्था होती है। संगठन के विभिन्न ग्रेड हैं जिनमें शामिल है सेलुलर, उत्तक, अंग, अंग प्रणाली। तो सेलुलर वाले में क्या होता है? इसमें बस कोशिका होता है, इसमें आगे का जो पार्ट होता है वो डेवलप नहीं होता है, बस कोशिका ही बनकर रह जाता है, इसके आगे उत्तक नहीं बनते हैं। तो इसमें सेलुलर वाले में बस कोशिका होता है, तो इसका एग्जाम्पल है स्पंज। उत्तक वाले में क्या होगा? कोशिका बनेगा, इसके बाद कोशिका के बाद उत्तक का भी फॉर्मेशन होता है, लेकिन उत्तक के बाद अंग नहीं बनते हैं, तो कोशिका के बाद उत्तक बनते हैं, ये होता है उत्तक वाले में। इसका एग्जाम्पल है कैनिडेरियंस। उसके बाद अंग है, अंग वाले में क्या होता है? कोशिका बनेगा, उत्तक बनेगा, उसके बाद अंग का फॉर्मेशन होता है, बनता है। तो ये होते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है फ्लैट बोन। और अंग प्रणाली में क्या है? कोशिका भी बनेगा, उत्तक भी बनेगा, अंग भी बनेगा, और उसके बाद अंग प्रणाली भी बनेगा। तो ये अच्छी तरह से इसमें सारे पार्ट का डेवलपमेंट होता है, बनता है। इसका एग्जाम्पल है मूत्राशय, गुर्दे और मूत्रवाहिनी। ये सब पार्ट जो है उसमें सारे जो कोशिका के जो व्यवस्था है वो अच्छे से व्यवस्थित होते हैं। और इसके बाद लास्ट है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन। इसमें क्या होता है? इसमें एक कोशिकीय जीव इसमें आते हैं, और इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा। और भी जो जितने भी एक कोशिकीय जीव होंगे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक को लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और उसके लेखक है उसको देखेंगे। तो यंग इंडिया के हैं महात्मा गांधी, हरिजन के हैं महात्मा गांधी, नवजीवन के हैं महात्मा गांधी, हिंद स्वराज के हैं महात्मा गांधी, यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है, केसरी के हैं बाल गंगाधर तिलक, मराठा के हैं बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य के हैं बाल गंगाधर तिलक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के हैं जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे इंडिया विंस फ्रीडम के हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये सब जो इंग्लिश नेम है वो डायरेक्ट इसको आप लोगों को ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह का डायरेक्ट यही बुक का नेम है, इसका कोई हिंदी ऐसा कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट इंग्लिश में ही आप लोगों को याद रखना है। अनहैप्पी इंडिया के हैं लाला लाजपत राय, इंडिया डिवाइडेड के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के हैं वीर सावरकर, गीतांजलि के हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इंडियन मिरर के हैं गोपाल कृष्ण गोखले, नील दर्पण के हैं दीनबंधु मित्र, कर्मयोगी के हैं स्वामी विवेकानंद, योगांतर के हैं श्री अरविंदो, वंदे मातरम के हैं अरविंद घोष,
न्यू इंडिया के हैं एनी बेसेंट, इंडियन स्ट्रगल के हैं सुभाष चंद्र बोस, संवाद कौमुदी के हैं राजा राम मोहन राय। आगे है इंडिपेंडेंट के हैं मोतीलाल नेहरू, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नारायण नरोजी, इंडियन अनरेस्ट के हैं वैलेंटाइन सिरोल, इंडिया फॉर इंडियंस के हैं चित्तरंजन दास। आगे है आनंद मठ, इसके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, देवी चंद्रानी के हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अब वॉइस ऑफ फ्रीडम के हैं नयनतारा सहगल। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इसे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अब हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट आंदोलन और संगठन है जिसके संस्थापक जो भी हैं उसे देखेंगे। अपना भारत के कौन है? वीर सावरकर। अलीगढ़ आंदोलन के हैं सर सैयद अहमद खान। आर्य समाज के हैं दयानंद सरस्वती। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ब्राह्मो सभा समाज के हैं राजा राम मोहन राय। चिपको आंदोलन के हैं सुंदरलाल बहुगुणा। देव समाज के हैं स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री। आगे है होम रूल आंदोलन के हैं एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। प्रार्थना समाज के हैं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानाडे। रेड क्रॉस के हैं जे.एच. डुनेंट। सर्वोदय आंदोलन के हैं जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय भूदान के हैं आचार्य विनोबा भावे। सत्यशोधक समाज के हैं ज्योतिराव फुले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के हैं गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी के हैं लाला लाजपत राय। तो ये सारे जो टर्म है, जो छोटे छोटे टर्म है जिसमें डिफरेंस है, उसे आप लोगों को ध्यान से याद रखना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के हैं गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी के हैं लाला लाजपत राय। सुलभ इंटरनेशनल के हैं डी.आर. बिंदेश्वर पाठक। तत्वोदनी सभा के हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। थियोसॉफिकल सोसाइटी के हैं मैडम H.P. ब्लावत्स्की। भूदान आंदोलन के हैं विनोबा भावे। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के हैं दादा भाई नौरोजी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को कब बनाया गया? 1866 ईस्वी में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसे बनाया गया 1905 में, इसके हैं गोपाल कृष्ण गोखले। खुदाई खिदमतगार जिसे बनाया गया 1928 में, इसके हैं अब्दुल गफ्फार खान। अखिल भारतीय किसान सभा जिसको बनाया गया 1936 में, इसके हैं सहजानंद और N.J. रंगा। तो ये था CGL 2024 का 9 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का GK/GS का क्वेश्चन हिंदी में। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो के रिगार्डिंग कंटेंट्स के रिगार्डिंग जो भी कुछ डाउट्स होगा या फिर सजेशंस होगा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।